नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लास में हमने संसद में राज्यसभा के संबंध में कुछ पढ़ा था। राज्यसभा पूरा हो गया। आज के इस क्लास में हम लोकसभा से शुरू करते हैं कि लोकसभा किस तरीके से उसकी संरचना होती है, किस तरीके से चुनाव होते हैं, कितनी सदस्य संख्या, कैसे गठन उसका, वो सारी बातें समझते हैं। देखिए, हम लोकसभा को शुरू कर रहे हैं और लोकसभा में समझिए कि कैसे कैसे क्या क्या होगा। लोकसभा, जहां राज्यसभा का जिक्र किया गया आर्टिकल 80 में, लोकसभा का जिक्र किया जाता है आर्टिकल 81 में। सारी बातें आर्टिकल 81 कह देता है लोकसभा के संबंध में। और सबसे पहले हम लोकसभा के संबंध में ये जानते हैं कि ये सदन क्या कहलाता है। इसे निम्न सदन कहा जाता है। हमने राज्यसभा में पढ़ा वो उच्च सदन है, ये निम्न सदन है। इसके अलावा वो द्वितीय सदन है तो ये प्रथम सदन है। ये ध्यान रखें, निम्न सदन है लेकिन प्रथम सदन है। ये लोकप्रिय सदन कहा जाता है, जनता का सदन कहा जाता है, जन सदन कहा जाता है। उसे राज्य सदन कहते हैं, इसे लोकप्रिय सदन कहते हैं, जन सदन कहते हैं, लोक सदन कहते हैं। चलिए, इसके संबंध में देखिए इसका गठन कैसे होता है। लोकसभा की सदस्य संख्या किस तरीके से कैसे क्या तय है वो समझिए थोड़ा सा। सदस्य संख्या या इसका गठन एक ही बात है। आर्टिकल 81 इस संबंध में कहता है। 81(1) में इसकी बात कही गई, इसके बारे में कहा गया कि कैसे कैसे होगा। और आर्टिकल 81(1) कहता है कि इसकी सदस्य संख्या किस तरीके से कैसे क्या होगी। तो इसकी सदस्य संख्या एक तो है अधिकतम, उसको थोड़ा सा अलग तरीके से समझ लेते हैं। देखना, एक तो है अधिकतम और दूसरी इसकी सदस्य संख्या है वो है वर्तमान। दोनों को समझिए कि अधिकतम सदस्य संख्या तो कितनी हो सकती है और वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है। लेकिन इसकी सदस्य संख्या को हम मोटे तौर पे दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो निर्वाचित सदस्य और दूसरे मनोनीत सदस्य। लेकिन एक खास बात और ध्यान रखें आप कि अभी एक अमेंडमेंट हुआ 104वां संविधान संशोधन, और इस 104वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया कि लोकसभा में जो मनोनीत सदस्य होते हैं, जो दो एंग्लो इंडियन होते हैं, वो एंग्लो इंडियन जो लोकसभा में है उनके प्रावधान को जो आर्टिकल 331 में दिया गया था, आर्टिकल 81(1) में ही एक बात कही गई कि आर्टिकल 331 के साथ इसकी सदस्य संख्या कितनी होगी वो कहा गया था। तो आर्टिकल 331 के प्रावधान को रिमूव कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और वर्तमान में लोकसभा में एंग्लो इंडियन की सीटें जो दो मनोनीत सदस्य हैं वो प्रावधान समाप्त हो गया। तो वर्तमान में लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, तो केवल निर्वाचित है। मनोनीत सदस्य लोकसभा में वर्तमान में है ही नहीं। तो वो कितने हैं निर्वाचित, लेकिन निर्वाचित में से भी ध्यान रखें एक तो है राज्य से और दूसरे हैं केंद्र शासित प्रदेश से, यूटी से। तो राज्यों से तो कितने हैं हो सकते हैं अधिकतम, राज्यों से हो सकते हैं 530। कहा गया कि राज्यों को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के आधार पर जनता द्वारा चुने गए अधिकतम 530 सदस्य होंगे राज्यों में। और यूटीज में उस विधि से, जैसा संसद विधि बनाकर निर्धारित करें, उस विधि से टोटल 20 सदस्य अधिकतम चुने जाएंगे। इसमें सदस्य संख्या की बात करें कैसे होगा वो तो आगे हम बात कर लेंगे। यहाँ से अधिकतम 530 और यूटी से अधिकतम 20 सदस्य होंगे चुने हुए। इसका मतलब लोकसभा में टोटल सीटें अधिकतम हो सकती है वो 550 हो सकती है। ठीक है, 331 वाला प्रावधान वर्तमान में है ही नहीं। अच्छा, राज्यसभा में हम एक बात मेरे ख्याल से भूल गए थे, मनोनीत सदस्य का प्रावधान राज्यसभा में हम भूल गए थे। राज्यसभा में सदस्य मनोनीत होते हैं, 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, और वो शायद मैंने नहीं लिखाया था, वो उस समय मिस हो गया था, वो थोड़ा सा ध्यान रख लें आप।
आर्टिकल 80 में राज्यसभा में 12 मनोनीत सदस्य होने की बात की गई है और 4 क्षेत्रों में कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा, इन 4 क्षेत्रों के अधिक 12 सदस्य मनोनीत करेगा राष्ट्रपति। ये उसमें थोड़ा सा लिख लीजिएगा आप। लोकसभा में 530 सदस्य राज्यों से और 20 सदस्य यूटी से होंगे, टोटल 550 सदस्य होंगे। वर्तमान की बात करें तो जम्मू कश्मीर राज्य से जब केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला उसे, तो वो लद्दाख अलग हुआ, जम्मू कश्मीर अलग हुआ। जम्मू कश्मीर की लोकसभा में 6 सीटें हुआ करती थी। अब लोकसभा में जम्मू कश्मीर की 5 सीटें और 1 सीट लद्दाख की आ गई, और दोनों ही चूंकि यूटीज़ में है तो राज्यों की सीटें वर्तमान में कितनी हो गई, वो 6 सीटें घटा दीजिए, 524 सीटें। 530 में से 524 सीटें तो किसकी होंगी, वो है राज्यों की। और केंद्र शासित प्रदेशों की सीटें कितनी होगी, तो वो हो गई है 19। और 19 किस किस के कैसे कैसे है वो तो हम बाद में बात कर लेंगे आगे। टोटल सीटें कितनी हो जाती हैं वर्तमान में, 543। इस तरीके से ये सीटें निर्धारित है लोकसभा की कि 530 सीटें राज्यों से हो सकती है, यूटी से 20 सीटें हो सकती है, 550 अधिकतम सीटें। वर्तमान में 524 सीटें राज्यों की और 19 सीटें यूटीज़ की, तो 543 सीटें वर्तमान में। तो ये एक बार उतार लीजिए आप ऐसे कैसा। पोज दबाइए बटन और उसके उतार लीजिए। एक बात और इसकी सदस्य संख्या में बची है, उसको और समझ लीजिए। लोकसभा की सीटें जितनी वर्तमान में दी गई है, मूल संविधान में वैसा था ऐसा नहीं है, बल्कि लोकसभा की सीटें मूल संविधान में तो केवल 500 निर्धारित थी। ध्यान रखिए कैसे कैसे बढ़ाई गई। मूल संविधान में तो लोकसभा की सीटें वो कितनी थी, वो 500 थी। लेकिन एक संविधान संशोधन किया जाता है, और यह संविधान संशोधन किया गया 7वां संविधान संशोधन। और 7वां संविधान संशोधन किया जाता है 1956 में। आप जानते हैं पुनर्गठन किया गया पूरे देश भर में राज्यों का फजल अली कमीशन की रिपोर्ट के बेस पे, और फिर राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया 1956 में, और साथ में एक अमेंडमेंट किया गया 7वां संविधान संशोधन। अब इस अमेंडमेंट में हुआ क्या कि पहली अनुसूची में जो पहले 4 श्रेणी के राज्य हुआ करते थे, ए, बी, सी और डी, इन 4 श्रेणियों को समाप्त किया गया और केवल 2 ही श्रेणियाँ रखी गई, एक राज्य और दूसरे केंद्र शासित प्रदेश। 2 ही श्रेणियाँ कर दी गई। और चूंकि अब 2 ही श्रेणियाँ हो गई, तो अब इसमें लोकसभा में सीटों में भी क्या किया गया, ये कर दिया कि 500 सीटें तो होगी, वो तो होगी राज्यों की, ठीक है, और साथ में 25 सीटें होंगी, वो होंगी यूटीज़ की। मतलब लोकसभा की सीटें बढ़ के कर दी गई 525। जो पहले 500 थी वो बढ़ के हो जाती है 525। 500 सीटें राज्यों की और 25 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों की, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेशों का वजूद ही 1956 में आया सबसे पहली बार। इसके बाद में एक अमेंडमेंट और किया गया, और अमेंडमेंट किया जाता है 31वां संविधान संशोधन। और इसके द्वारा 1973 में क्या किया गया, 500 को बढ़ाकर तो 525 कर दिया गया। राज्यों की सीटों में 25 सीटों का इजाफा हुआ। और वजह क्या रही, वजह ये रही कि कई राज्य नए बन गए थे, और इस दौरान चूंकि 1956 के बाद से बहुत सारे राज्य नए बने, जैसे नागालैंड नया बना, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके कई यूटीज़ थे जो राज्य बन गए थे, जैसे त्रिपुरा वो पहले क्या था, मणिपुर वो पहले केंद्र शासित प्रदेश था, हिमाचल प्रदेश पहले केंद्र शासित प्रदेश था। और इस 1956 से 1973 के दौरान ये तीनों के तीनों केंद्र शासित प्रदेश क्या बन गए थे, राज्य बन गए थे। तो अब जो राज्यों की सीटें हैं वो बढ़ा के 525 कर दी गई, और केंद्र शासित प्रदेशों की सीटें घटा के 20 कर दी गई, और ये सीटें हो जाती है 545। लोकसभा की सीटें कुछ और बढ़ गई, लेकिन ध्यान रखिए केंद्र शासित प्रदेशों की सीटों को घटाया गया है, 25 से घटाकर 20 कर दिया गया।
तो यहाँ पे ये चेंजेज होते हैं। यहाँ ध्यान रखें वो 2 सदस्य वो वाले इसमें शामिल नहीं है जो आर्टिकल 331 में, वो अलग है, ठीक है। ये आर्टिकल 81 की बात हम कर रहे हैं। फिर इसके बाद में एक एक्ट पारित किया गया, गोवा और दमन-दीव पुनर्गठन अधिनियम। वो 1987 में जब गोवा को राज्य बनाया गया, दमन-दीव पुनर्गठन अधिनियम अधिनियम 1987, और इसके द्वारा क्या किया गया, 530 से बढ़ाकर राज्यों की सीटें कर दी गई, 525 से बढ़ाकर 530, और ये रही 20। लोकसभा की सीटें बढ़ के हो जाती है अधिकतम 550, ठीक है। इस तरीके से ये सीटें बढ़ती हैं, आगे से आगे बढ़ती चली जाती हैं। अब हमारे यहाँ हुआ क्या, 42वां संविधान संशोधन एक होता है, और उस 42वें संविधान संशोधन में प्रावधान ये किया गया है कि लोकसभा की सीटें वो 2001 ईस्वी तक नहीं बढ़ाई जा सकेंगी। 2001 ईस्वी तक वो यथावत रहेंगी, जितने 1971 की जनसंख्या के बेसिस पे थी उतनी ही रहेंगी, नहीं बढ़ाई जा सकती। और लेकिन वो 1971 की जनगणना उसके लिए बेस होगी, ये तय कर दिया गया। जब 2001 आया तो ये कहा गया कि लोकसभा की सीटें, क्योंकि 2001 ईस्वी तक के लिए कहा गया था, फिर 84वां संविधान संशोधन किया गया 2001 में, और 2001 की जो अवधि थी उसको बढ़ाकर 2026 कर दिया गया कि अब लोकसभा की सीटें 2026 ईस्वी तक नहीं बढ़ाई जा सकती, वो यथावत रहेंगी। और लेकिन इसका परिसीमन जो पहले 1971 के आधार पर था, ये कह दिया गया कि इसका परिसीमन 1991 की जनसंख्या के आधार पर किया जा सकता है। फिर बाद में एक अमेंडमेंट और किया गया, 87वां संविधान संशोधन, और उस 87वें संविधान संशोधन द्वारा ये कहा गया कि लोकसभा की सीटों का परिसीमन 2001 की जनगणना के बेस पे किया जा सकता है। 1991 से उसको 2001 कर दिया गया, और हमारे यहाँ जो चौथा परिसीमन आयोग आया उसने फिर 2001 की जनगणना के बेस पे और ये परिसीमन किया। चौथा परिसीमन आयोग हम आगे पढ़ेंगे इसको, पहले आप इतना ही उतार लीजिए ऐसे कैसा। वीडियो पॉज कीजिए और पॉज करके इसको उतार लीजिए ऐसा कैसा, ठीक है। चलिए एक आगे लिखें, एक लाइन छोड़ के लिखें, परिसीमन वगैरह क्या है वो आगे हम आपके समझ में आ जाएगा। पहले आप लिखें, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा यह प्रावधान कर दिया गया कि लोकसभा की सीटें 2001 ईस्वी तक 2001 ईस्वी तक यथावत रहेंगी, मतलब बढ़ाई नहीं जा सकेंगी, यथावत रहेंगी, तथा इनका परिसीमन 1971 की जनगणना के आधार पर होगा, मतलब जनगणना जो शब्द लिया गया ना वो 1971 माना जाएगा जनगणना। फिर लिखे अगली पंक्ति में, 84वें संविधान संशोधन 2001 द्वारा यह प्रावधान किया गया कि लोकसभा की सीटें 2026 ईस्वी तक नहीं बढ़ाई जाएंगी, 2026 ईस्वी तक यथावत रहेंगी, 2026 ईस्वी तक यथावत रहेंगी। लेकिन इनका परिसीमन 1991 की जनगणना के आधार पर किया जा सकेगा, लेकिन इसका परिसीमन 1991 की जनसंख्या के आधार पर किया जा सकेगा। लिखें अगली पंक्ति में,
अगली पंक्ति में लिखें 87वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा 87वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा यह प्रावधान किया गया कि लोकसभा सीटों का परिसीमन 2001 की जनगणना के आधार पर किया जाएगा। 2001 की जनगणना के आधार पर किया जाएगा। तो आपने 3 संविधान संशोधन पढ़े हैं, 42वां, 84वां और 87वां। तो ये तो दोनों देखना एक जैसे से हैं। 42 में से लोकसभा की सीटें नहीं बढ़ेंगी, ये 1971 की बेस पे रहेगा, और इसकी सीटें 2001 ईस्वी तक नहीं बढ़ाई जाएंगी। ये 84वां संविधान संशोधन, इससे डबल कर दीजिए 42 को, और ये होता है 2001 में। जब ये 2001 आया तो इसकी सीटें बढ़ाकर 2026 कर दी गई। 2026 तक ये सीटें नहीं बढ़ाई जाएंगी। लेकिन परिसीमन इसका तो कहा गया था 1971 के आधार पर, इसका कहा गया था 1991 के आधार पर, और इसने कहा परिसीमन 2001 के आधार पर किया जा सकेगा। इस तरीके से ये संविधान संशोधन लागू हुए। फिर देखें आगे, समझिए आप, एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, एक बहुत महत्वपूर्ण शब्दावली है। हम कई देर से एक शब्द का यूज कर रहे हैं, क्या है समझिए आप, परिसीमन। परिसीमन शब्द का मतलब क्या है पहले तो आप ये समझिए, फिर हम समझते हैं किस तरीके से परिसीमन किया जाता है और कैसे कैसे किया जाता है, सारी बात समझिए। असल में लोकसभा की सीटों का परिसीमन किया जाता है, और परिसीमन का मतलब आप यूँ समझिए कि जैसे लोकसभा की टोटल पूरे देश में 543 सीटें हैं, ठीक है। अब 543 सीटें चूंकि पूरे देश भर में है और हर निर्वाचन क्षेत्र से एक ही सदस्य चुन के आता है, तो पूरे देश में निर्वाचन क्षेत्र कितने होंगे, वो भी 543 होंगे। तो पूरे देश भर को बराबर जनसंख्या की बेस पे 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटना, यही क्या कहलाता है, परिसीमन कहलाता है। ये परिसीमन कैसे किया जाएगा वो भी समझिए, और कौन परिसीमन करेगा वो भी आप समझिए। तो देखिए, परिसीमन कहते हैं लोकसभा की निर्वाचन क्षेत्रों को बराबर जनसंख्या के आधार पे और उनका सीमांकन करना, निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन करना क्या कहलाता है, परिसीमन कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि ये, मान लीजिए कोई राज्य है, अब इसमें मान लीजिए कितनी भी सीटें हैं, मान लीजिए 4 सीटें हैं मान लीजिए, तो उसको 4 भागों में बांटना, क्षेत्रफल के आधार पे नहीं बल्कि जनसंख्या के आधार पे, और जनसंख्या के आधार पे बराबर बराबर जनसंख्या आनी चाहिए चारों खंडों में। अब ये इसका एक सांसद होगा, यहाँ से चुना जाएगा लोकसभा का सदस्य, इसका एक होगा, एक इसका होगा, एक इसका होगा, चुन के जाएंगे, 4 सदस्य हो गए। तो पूरे देश में चूंकि 543 सदस्य चुने जाते हैं लोकसभा के, तो पूरे देश को कितने भागों में बांटना, 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटना। ठीक ऐसे ही राजस्थान से 25 सदस्य लोकसभा में जाते हैं, तो राजस्थान को कितने भागों में बांटना, 25 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में बांटना। ये परिसीमन का काम है, परिसीमन आयोग का काम है, इसे परिसीमन करना कहते हैं। बराबर जनसंख्या के आधार पर बांटे जाते हैं। 2 मुख्य सिद्धांत इसमें काम करते हैं, और वो 2 मुख्य सिद्धांत कौन कौन से काम करते हैं, ये इसका मुख्य बिंदु है, वो आप समझिए कि 2 उसके मुख्य बिंदु क्या क्या है। तो पहले तो आप थोड़ा सा लिखें, परिसीमन में लिखें, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों को, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन करना परिसीमन कहलाता है। विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन भी परिसीमन ही कहलाता है। और ध्यान रखें, विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन भी वही संस्था करती है जो लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करती है। तो लेकिन लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन करना परिसीमन कहलाता है। लिखें अगली पंक्ति में, अनुच्छेद 82(2) में, अनुच्छेद 81(2) में परिसीमन आयोग की बात तो आर्टिकल 82 करता है, लेकिन वो कैसे होगा, आर्टिकल 81(2) कहता है।
अनुच्छेद 81(2) में विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन हेतु दो सिद्धांत दिए गए हैं। दो सिद्धांत दिए गए हैं। देखिए, पहला सिद्धांत क्या है कि प्रत्येक राज्य को लोकसभा में स्थानों का आवंटन ऐसी रीति से किया जाएगा, कोई भी राज्य होगा उसकी लोकसभा में जो सीटें होंगी, उस लोकसभा में सीटें वो इस रीति से, इस प्रकार से दी जाएगी, उसको इस रीति से उनको आवंटित की जाएगी, विभाजित की जाएगी कि उस राज्य को आवंटित स्थानों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या से जो अनुपात है वो सभी राज्यों में यथासाध्य एक समान हो, एक जैसा हो। आप शायद इस शब्दावली को नहीं पकड़ पाए होंगे, लेकिन समझिए आप, लोकसभा में राज्यों की सीटें, वो विभिन्न राज्यों की सीटें जो होंगी वो इस रीति से दी जाएगी कि इस राज्य को उतनी ही सीटें मिले जितनी उसकी जनसंख्या हो, और ये जो अनुपात होगा उसकी सीटों का अनुपात और जनसंख्या का अनुपात वो सभी राज्यों में लगभग एक जैसा होगा। अर्थात जिस राज्य की जनसंख्या ज़्यादा होगी उसकी सीटें उसी अनुपात में ज़्यादा होगी, जिस राज्य की सीटें कम होगी जिस राज्य की जनसंख्या कम होगी उस राज्य की सीटें भी उसी अनुपात में कम होगी। तो इस तरीके से विभिन्न राज्यों को सीटों का आवंटन लोकसभा में ऐसी रीति से किया जाएगा कि उस राज्य को प्राप्त स्थानों का अनुपात उस राज्य की जनसंख्या से सभी यथासाध्य सभी राज्यों में एक जैसा हो। वो पहला नियम है, ये पहला सिद्धांत है। इसका मतलब दो राज्यों की यदि जनसंख्या सेम है तो फिर लोकसभा में उनकी सीटें भी यथासंभव सेम होगी, बराबर होगी। जिस राज्य की जनसंख्या किसी दूसरे राज्य से थोड़ी ज़्यादा है तो उसके अनुपात में उसकी सीटें भी ज़्यादा हो जाएगी, इस तरीके से। और दूसरा सिद्धांत क्या है? दूसरा सिद्धांत ये है कि प्रत्येक राज्य को निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसी रीति से विभाजित किया जाएगा, प्रत्येक राज्य, मान लीजिए कोई भी राज्य है, उस राज्य को विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसी रीति से विभाजित किया जाएगा कि उस निर्वाचन क्षेत्र को जो जितने स्थान दिए गए, आवंटित स्थान है, उससे उन निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या का अनुपात यथासाध्य सभी राज्यों में एक समान हो। शायद आपकी ये दूसरी शब्दावली भी समझ नहीं आई है, लेकिन समझिए आपकी एक राज्य है, उस राज्य में मान लीजिए मैंने कहा 4 मान लीजिए सीट है, तो एक निर्वाचन क्षेत्र ये हुआ, दूसरा निर्वाचन क्षेत्र ये हुआ, तीसरा निर्वाचन क्षेत्र ये हुआ और चौथा निर्वाचन क्षेत्र ये हुआ। तो उन निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसी रीति से उनको विभाजित किया जाएगा कि इस एक निर्वाचन क्षेत्र में जितनी जनसंख्या इसको आवंटित की गई है, मान लीजिए इसमें इसको जितनी भी, मान लीजिए कल्पना कर लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे 5 लाख की जनसंख्या है इस निर्वाचन क्षेत्र में, तो इसमें भी 5-5 होगी। और यहाँ तक कि किसी दूसरे राज्य में मान लीजिए यहाँ 6 सीटें हैं, 1 2 3 4 9 सीटें हैं, मान लीजिए 9 निर्वाचन क्षेत्र है, तो इसके एक एक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या भी 5-5 लाख ही होगी। यथासाध्य ये एक जैसा होगा, सभी राज्यों में ये यथासाध्य एक समान होगा। तो ये थोड़ी कोशिश की गई कि वो निर्वाचन क्षेत्रों को जो जनसंख्या का आवंटन है वो लगभग उस समान हो, बराबर हो। ये दो सिद्धांतों को मोटे तौर पे आर्टिकल 81(2) में कहा गया। लेकिन आर्टिकल 81(2) एक बात और 81(2) में कही गई, 31वें संविधान संशोधन 1973 द्वारा एक बात इसमें जोड़ दी गई और कहा गया कि ये जो दो सिद्धांत हैं, ये दोनों के दोनों सिद्धांत ऐसे राज्यों में लागू नहीं होंगे, प्रभावी नहीं होंगे जिनकी जनसंख्या 60 लाख या उससे कम है। जिन राज्यों की जनसंख्या 60 लाख या उससे कम है, इससे कम किसी राज्य की जनसंख्या है, तो ऐसे राज्यों में ये दोनों ही सिद्धांत लागू नहीं होंगे। और ये प्रावधान किसके, कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 31वां संविधान संशोधन 1973, इसके द्वारा ये प्रावधान कर दिया गया। तो लिखिए आप, परिसीमन अनुच्छेद 81(2), आपने परिसीमन की परिभाषा लिख ली थी। लिखें, दो सिद्धांतों के आधार पर कार्य किया जाता है, वो आपने लिख लिया था, 1 नंबर लगा के लिखे। प्रत्येक राज्य को
प्रत्येक राज्य को लोकसभा में स्थानों का आवंटन, प्रत्येक राज्य को लोकसभा में स्थानों का आवंटन ऐसी रीति से किया जाएगा, स्थानों का आवंटन ऐसी रीति से किया जाएगा कि स्थानों की संख्या से उस राज्य की जनसंख्या का अनुपात, स्थानों की संख्या से उस राज्य की जनसंख्या का अनुपात सभी राज्यों में यथासाध्य एक समान हो, सभी राज्यों में यथासाध्य एक समान हो, सभी राज्यों में यथासाध्य एक समान हो। ठीक है, इसका मतलब जिस राज्य की जनसंख्या कम उसकी सीटें भी कम, उसी अनुपात में, ध्यान रखें। 2 नंबर लगा के लिखें और इसमें लिखें प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में, प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसी रीति से विभाजित किया जाएगा, ऐसी रीति से विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या का उसको आवंटित स्थानों की संख्या से अनुपात, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या का उसको आवंटित स्थानों की संख्या से अनुपात सभी राज्यों में यथासाध्य एक समान हो, यथासाध्य एक समान हो। ठीक है, यथासाध्य एक समान हो। यथासाध्य एक समान हो। चलिए आगे अगली पंक्ति में लिखें, एक पंक्ति छोड़ के लिख लीजिए। 31वें संविधान संशोधन, 31वें संविधान संशोधन 1973 द्वारा यह प्रावधान कर दिया गया कि उपरोक्त दोनों सिद्धांत, कि उपरोक्त दोनों प्रावधान, ये दोनों प्रावधान ना, उपरोक्त दोनों प्रावधान ऐसे राज्य में प्रभावी नहीं होंगे, ऐसे राज्य के लिए प्रभावी नहीं होंगे जिनकी जनसंख्या 60 लाख या उससे कम है, जिनकी जनसंख्या 60 लाख या उससे कम है, 60 लाख या इससे कम है। ठीक है, इस तरीके से आपने देखा कि लोकसभा की सीटें, उसका परिसीमन किस तरीके से, कैसे क्या किया जाता है। चलिए, परिसीमन कैसे किया जाता है वो बात तो ठीक है, लेकिन परिसीमन करेगा कौन, इसके लिए आर्टिकल 82 खास तौर से परिसीमन आयोग की बात करता है। परिसीमन आयोग, हालांकि परिसीमन आयोग शब्द का प्रयोग तो नहीं किया गया, लेकिन आर्टिकल 82 एक बात कहता है, अनुच्छेद 82 समझिएगा। 82 में हालांकि परिसीमन आयोग शब्द का प्रयोग नहीं है, लेकिन यही है परिसीमन आयोग। आर्टिकल 82 कहता है कि लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र या लोकसभा में स्थानों का जो निर्धारण है, पुनर्निर्धारण है, वो संसद विधि बनाकर वो प्रत्येक जनगणना के बाद, कि हर जो जनगणना होगी, हमारे यहाँ 10 वर्ष से होती है चूंकि, कि प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा में राज्यों की स्थानों का पुनर्निर्धारण वो संसद विधि बना, पुनर्निर्धारण के लिए संसद विधि बनाकर एक प्राधिकारी की नियुक्ति करेगी, और संसद द्वारा विधि बनाकर वो जो नियुक्त किया गया प्राधिकारी है, वो प्राधिकारी वो इन स्थानों का पुनर्निर्धारण करेगा। पुनर्निर्धारण का मतलब बराबर जनसंख्या, क्योंकि स्थानों जनसंख्या में वेरिएशन तो आ ही जाता है हर 10 साल बाद।
एक स्थान की जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ी, दूसरे की कम बढ़ी, तो एक का प्रतिनिधित्व जहाँ मान लीजिए पहले 5-5 लाख प्रतिनिधित्व किया जा रहा था, अब 4 सीटें हैं, पहली सीट है उसमें जनसंख्या ज़्यादा बढ़ गई, तो उसमें जो प्रतिनिधि है ज़्यादा जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करना बजाय दूसरी के, तो फिर प्रत्येक 10 साल बाद में एक प्राधिकारी की नियुक्ति संसद करेगी विधि बनाकर। वो क्या करेगा, वापस उसको मैनेज करेगा, सीमा का पुनर्निर्धारण करेगा, ताकि बराबर बराबर जनसंख्या उसका प्रतिनिधित्व यहाँ वहाँ पे लोकसभा में किया जाए। तो इसकी भाषा आप पहले लिखें, उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, उसके बाद समझते हैं उसको आगे। लिखें, प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर लोकसभा में स्थानों के पुनर्निर्धारण हेतु संसद विधि बनाकर प्राधिकारी की नियुक्ति करेगी। संसद विधि बनाकर प्राधिकारी की नियुक्ति करेगी। प्राधिकारी की नियुक्ति करेगी। तो यहां समझना आप, एक तो प्रत्येक जनगणना, इसके बाद, और किसके लिए, लोकसभा में स्थानों का पुनर्निर्धारण, और स्थानों का पुनर्निर्धारण भी किसके लिए, यहां पे देखा कौन करेगा, तो ये कौन करेगा, एक प्राधिकारी करेगा, लेकिन उसकी नियुक्ति कौन करेगी, वो संसद। और संसद क्या बनाएगी, संसद बनाएगी एक विधि, और उस विधि के तहत क्या होगा, एक प्राधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। पूरी सीरीज को समझिएगा आप। तो ये जो पुनर्निर्धारण ये प्राधिकारी करेगा, लेकिन इस प्राधिकारी होगा कहाँ से, वो संसद विधि बनाकर इसकी नियुक्ति करेगी, इसका निर्धारण करेगी। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि इस प्राधिकारी की नियुक्ति वो प्रत्येक जनगणना के बाद होगी। प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर कहा गया, तो मतलब हर जनगणना मतलब हर 10 साल बाद इस प्राधिकारी की नियुक्ति होने वाली। तो हमारे यहाँ देखिए चुनाव हुए, तो इससे पहले संसद ने इसके परिसीमन हेतु, इसके प्राधिकारी की नियुक्ति हेतु एक कानून बनाया। वो जो विधि यहाँ लिखा गया ना, वो कानून बनाया, और इसके लिए प्रथम परिसीमन अधिनियम, प्रथम परिसीमन अधिनियम 1952 पारित किया संसद ने। और ये अधिनियम पारित करके, और इस अधिनियम के तहत फिर वो जो प्राधिकारी की नियुक्ति हुई, वो प्राधिकारी कौन, पहला परिसीमन आयोग। प्राधिकारी ये है परिसीमन आयोग, यही प्राधिकारी परिसीमन आयोग है। प्राधिकारी को इंग्लिश में कहते हैं अथॉरिटी, और वो अथॉरिटी कौन है, ये परिसीमन आयोग। तो इसके तहत फिर पहला परिसीमन आयोग 1952 में आया, उसने पूरे देश का परिसीमन किया, और उसके परिसीमन किए जाने के बाद चुनाव हुए, और उसके तहत इस तरीके से लोकसभा में सदस्य चुने गए। ठीक है। फिर देखिए दूसरा परिसीमन आया, 1961 की जनगणना हुई, तो 1961 क्योंकि प्रत्येक जनगणना के बाद होगा, यहाँ प्रत्येक जनगणना लिखा गया, 1961 में जनगणना हुई, तो ये संसद ने एक कानून बनाया, विधि बनाई, द्वितीय परिसीमन अधिनियम 1962। इसे 1961 की जनसंख्या के आधार पर करना था, तो ये 1962 में आया, और इसके तहत, इस एक्ट के तहत, इस अधिनियम के तहत दूसरा परिसीमन अधिनियम, दूसरा परिसीमन आयोग आया 1963 में, उसने काम करना शुरू किया। ठीक है। फिर बाद में 1971 की जनगणना हुई, तो फिर तीसरा परिसीमन आयोग, तीसरा परिसीमन अधिनियम, ये 1972 में आया। इसे 1971 की जनगणना के आधार पर करना था। अब 1971 की जनगणना के आधार पर चूंकि करना था, तो इसके बेस पे एक और परिसीमन आयोग आया, वो तीसरा परिसीमन आयोग इसी अधिनियम के तहत वो 1973 में आया। अधिनियम तो 52, 62, 72 है, ये 1952 में पहला आयोग
ये आयोग 1963 में और ये 1973 में। ठीक है, इसके बाद में क्या हुआ कि 42वां संविधान संशोधन हो गया और कह दिया कि अब 1971 की बेस पे ही और ये सीटें रहेंगी और इनको बढ़ाया नहीं जा सकता। कब तक? 2001 ईस्वी तक। इसका मतलब अब तो परिसीमन हो ही नहीं सकता था। तो फिर 1981 की जनगणना हुई लेकिन परिसीमन नहीं हुआ। 1991 की जनगणना हुई लेकिन परिसीमन नहीं हुआ, क्योंकि सीटों का पुनर्निर्धारण, सीटें बढ़ नहीं सकती थी, तो परिसीमन की बात भी वहाँ पे नहीं की गई, तो वहाँ पे ये परिसीमन नहीं हुआ। फिर 2001 आया, तो 2001 आया तो एक संविधान संशोधन किया, 84वां संविधान संशोधन, और उसमें लोकसभा की सीटें बढ़ाकर 2026 तक कर दी गई कि लोकसभा की 2026 तक सीटें नहीं बढ़ाई जा सकती, ये प्रावधान किया गया। लेकिन साथ ही कहा गया कि लोकसभा का सीटों का परिसीमन वो 2001 की जनगणना के बेस पे किया जा सकता है। लोकसभा की सीटें नहीं बढ़ेगी लेकिन पुनर्निर्धारण हो जाएगा। ठीक है, तो लोकसभा की सीटों का पुनर्निर्धारण वो 2000 कौन सी जनगणना के आधार पर किया जा सकेगा? 1991 की जनगणना के आधार पर किया जा सकेगा। ये 84वें संविधान संशोधन में कहा गया कि 1991 की जनगणना के बेस पे और इन सीटों का परिसीमन किया जा सकेगा। फिर इस बेस पे फिर एक और परिसीमन अधिनियम पारित किया गया, चौथा परिसीमन अधिनियम। ये 2002 में पे आया, पारित हुआ, और इसके तहत फिर चौथा परिसीमन आयोग आया। लेकिन उससे पहले एक और संविधान संशोधन किया गया, 87वां संविधान संशोधन, और उस 87वें संविधान संशोधन में कहा कि वो जो लोकसभा की सीटों का परिसीमन 1991 का प्रावधान किया गया था ना 84वें में, अब वो 2001 के आधार पे, क्योंकि 2001 का रिजल्ट तब तक आ गया था, तो 2001 की जनगणना के बेस पे परिसीमन किया जाएगा। तो इस चौथे परिसीमन आयोग ने फिर 2001 की जनगणना के पे परिसीमन किया, जिसने 2002 से 2007 तक काम किया। 2008 में उसकी रिपोर्ट लागू की गई। तो यहाँ पे चौथा परिसीमन आयोग की बात करेंगे हम। न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह इसके अध्यक्ष थे। परिसीमन आयोग में कौन शामिल होता है समझना, इसकी अध्यक्षता तो करता है सुप्रीम कोर्ट का कोई रिटायर्ड चीफ जस्टिस। फिर इसका एक सदस्य होता है, वो होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, या उसके द्वारा कोई जिसको एक निर्वाचन आयुक्त, 3 सदस्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं ना, कोई एक निर्वाचन आयुक्त को जिसको वो कहता है वो उसका सदस्य हो जाता है। मोटे तौर पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ही उसका सदस्य होता है। और फिर बाद में राज्य निर्वाचन आयुक्त उसके सदस्य होते हैं। राज्य के निर्वाचन जो अधिकारी हैं वो इसके सदस्य होते हैं। जैसे राजस्थान का वो करना है परिसीमन, तो राजस्थान का निर्वाचन अधिकारी उसका सदस्य हो जाएगा। यदि मध्य प्रदेश का करना है तो मध्य प्रदेश का निर्वाचन अधिकारी उसका सदस्य हो जाएगा। इस तरीके से विभिन्न राज्यों के निर्वाचन अधिकारी उसके सदस्य होते हैं। तो ये परिसीमन, अब तक 4 परिसीमन अधिनियम आ चुके हैं और इनके बेस पे 4 परिसीमन आयोग आ चुके हैं, जिन्होंने पूरे देश के लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया। इस तरीके से आप लिखें थोड़ा सा, परिसीमन आयोग अनुच्छेद 82 लिखें। हाँ, लिखें, निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन हेतु, निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन हेतु प्राधिकारी की नियुक्ति करने का अधिकार चूंकि संसद को प्राप्त है, प्राधिकारी की नियुक्ति करने का अधिकार चूंकि संसद को प्राप्त है, नियुक्ति करने का अधिकार अधिनियम के माध्यम से संसद को प्राप्त, ये लिखें, अधिनियम के माध्यम से संसद को प्राप्त है, मतलब संसद विधि बनाकर ऐसा करेगी, प्राप्त है। अतः संसद ने अब तक 4 बार परिसीमन अधिनियम पारित किए हैं, 4 बार परिसीमन अधिनियम पारित किए हैं। और चारों परिसीमन अधिनियम लिख लीजिए। प्रथम परिसीमन अधिनियम 1952, द्वितीय परिसीमन अधिनियम 1962, तृतीय परिसीमन अधिनियम 1972 और चौथा परिसीमन अधिनियम 2002। पारित किए हैं। लिखें अगली पंक्ति में, इसको पॉज करके लिख लीजिए, लिखें अगली पंक्ति में। इन परिसीमन अधिनियमों के तहत
इन परिसीमन अधिनियमों के तहत अब तक 4 परिसीमन आयोगों का गठन, 4 परिसीमन आयोगों का गठन क्रमशः इसके तहत 1952 में, क्रमशः 1952, 1963, 1973, तथा 2002 में किए गए हैं। 2000 आयोगों का गठन 1952, 63, 73 और 2002 में किया गया है। 4 पहला परिसीमन आयोग 1952, दूसरा परिसीमन आयोग 1963, तीसरा परिसीमन आयोग 1973 और चौथा परिसीमन आयोग 2002। परिसीमन अधिनियम तो 52, 62, 72 और 2002 है। ये उनके तहत आयोगों का गठन वो किया गया। ठीक है, इस तरीके से ये परिसीमन आयोग वो आते हैं और इसके द्वारा परिसीमन वो किया जाता है। लिखें, अगली पंक्ति में लिखें, परिसीमन आयोग की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश करता है। मुख्य न्यायाधीश करता है। इसकी संरचना कैसे होती है? मुख्य न्यायाधीश का अध्यक्ष, मुख्य निर्वाचन आयुक्त इसका एक सदस्य और राज्य निर्वाचन अधिकारी इसके और सदस्य। फिर लिखें, मुख्य निर्वाचन आयुक्त इसका सदस्य होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त इस आयोग का सदस्य होता है। फिर लिखें, आगे लिखें, विभिन्न राज्यों के निर्वाचन अधिकारी इसके सदस्य होते हैं। विभिन्न राज्यों के निर्वाचन अधिकारी इसके सदस्य होते हैं। 2-3 बातें खास तौर से लिख लीजिए। लिखें, परिसीमन आयोग के निर्णयों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। एक तो बहुत खास बात है, आर्टिकल 329 कहता है परिसीमन आयोग के निर्णयों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। फिर अगली पंक्ति में लिखें, परिसीमन आयोग के निर्णय आगामी लोकसभा पर प्रभावी होते हैं, वर्तमान लोकसभा पर नहीं। परिसीमन आयोग के निर्णय आगामी लोकसभा पर प्रभावी होते हैं, वर्तमान लोकसभा पर नहीं। ठीक है, चौथा परिसीमन आयोग 2002 में आया था, न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में। आपको बता देता हूं 2008 में इसकी रिपोर्ट लागू हुई, उसके बाद में इसके निर्णय प्रभावी हुए। अभी परिसीमन आयोग, आप जम्मू कश्मीर का मसला चला, परिसीमन आयोग के बारे में चर्चाएं हुई कि परिसीमन आयोग किस तरीके से, तो जम्मू कश्मीर में दोबारा परिसीमन कराया जा रहा है। असम में, अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में और मणिपुर में भी दोबारा परिसीमन कराया जा रहा है। असल में चौथा परिसीमन आयोग ने यहाँ पे परिसीमन नहीं किया था, न जम्मू कश्मीर में, न अरुणाचल प्रदेश में, न असम में, न मणिपुर में और न नागालैंड में। तो अब यहाँ पे परिसीमन करवाया जा रहा है और यहाँ पे लोकसभा और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन का काम चल रहा है। न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई वो इसके अध्यक्ष हैं इस परिसीमन आयोग की। ये 5वां परिसीमन आयोग नहीं, बल्कि अभी चूँकि पूरे देश का परिसीमन नहीं हो रहा है, केवल उन क्षेत्रों का हो रहा है जो बच गया था, तो वो चौथे परिसीमन अधिनियम के तहत ही इस परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। तो वो उनका परिसीमन कर रहे हैं। अभी रिपोर्ट नहीं आई है, परिसीमन किया जा रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप विशेष तौर पे ध्यान रखें। आगे देखें आप, परिसीमन के बाद में कुछ महत्वपूर्ण बात कि इसका चुनाव किस तरीके से कैसे क्या होगा, वो समझने से पहले एक थोड़ी सी और समझ लीजिए। चूंकि आपने अभी तक ये समझा कि परिसीमन में क्या होगा, बराबर जनसंख्या के बेस पे निर्वाचन क्षेत्र बांटे जाएंगे, और जब बराबर जनसंख्या के बेस पे होगा तो
देखिए, जब बराबर बराबर जनसंख्या के बेस पर निर्वाचन क्षेत्रों का विभाजन किया जाएगा तो क्या होगा, क्षेत्रफल के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र छोटे बड़े होंगे कि नहीं होंगे, निश्चित तौर पे होंगे। और क्षेत्रफल के आधार पर जब वो छोटे बड़े होंगे तब आप मुझे ये बताएं कि देश का लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र जो सबसे बड़ा है क्षेत्रफल के आधार पे वो कौन सा है। क्षेत्रफल के आधार पे देश का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है लद्दाख। दूसरे नंबर पे वो है बाड़मेर, बाड़मेर जैसलमेर जो हमारे यहाँ है राजस्थान में। और तीसरे नंबर पे है कच्छ। देखिए सर, सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र और सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र वो हम सब दोनों बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा और सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की बात कर रहे हैं हम। लेकिन दो बेस हैं इसके, एक तो है क्षेत्रफल के आधार पे और दूसरा है जनसंख्या के आधार पे। जनसंख्या हालांकि बराबर बराबर रहेगी ये अपेक्षा की गई, लेकिन फिर भी छोटे बड़े हैं। तो देखिए, क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है वो है लद्दाख। और लद्दाख की क्षेत्रफल कितना है इसकी आप थोड़ा सा जब विश्लेषण करेंगे, 1,73,266 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान लगभग आधे राजस्थान के बराबर एक लोकसभा का सदस्य सांसद चुना जाता है लोकसभा का। दूसरे नंबर का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पे वो कौन सा है, वो है बाड़मेर। वो इसलिए क्योंकि राजस्थान का हिस्सा है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रख लें। पहले और दूसरे में फर्क देखिए कितना है, लगभग 71,000 वर्ग किलोमीटर। पहले और दूसरे में ही देख लीजिए कितना बड़ा फर्क है। और तीसरे नंबर पे है कच्छ और यह है 41,000 वर्ग किलोमीटर, लगभग 41,000 वर्ग किलोमीटर। तो दूसरे और तीसरे में भी देख लीजिए कितना बड़ा फर्क है। और चौथे और पांचवें नंबर पे है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और पूर्वी अरुणाचल प्रदेश। चलिए खैर हम इतना डीप में नहीं जाएंगे। सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है जो क्षेत्रफल के आधार पे सबसे छोटा है वो है चांदनी चौक जो दिल्ली में है। और वो कितना बड़ा है, 10 वर्ग किलोमीटर, 10 किलोमीटर स्क्वायर, 10 वर्ग किलोमीटर का है मात्र केवल। तो देख लीजिए कितना छोटा है, क्योंकि यहाँ जनसंख्या बहुत, डेंसिटी बहुत ज़्यादा है जनसंख्या की, और यहाँ डेंसिटी बहुत कम है। तो ये तो क्षेत्रफल के आधार पे हुआ। फिर देखें जनसंख्या के आधार पे देख लीजिए, जनसंख्या के आधार पे देखेंगे तो सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है वो है मल्काजगिरी जो तेलंगाना में, लगभग 29.5 लाख की जनसंख्या है तेलंगाना मल्काजगिरी। और सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है वो कौन सा है, लक्षद्वीप। ये सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। मल्काजगिरी के बाद में बेंगलोर दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या के बेस पे, तीसरा गाजियाबाद है। यहाँ पे सबसे छोटे में लक्षद्वीप से थोड़ा बड़ा लद्दाख है। खैर आपको इतना नहीं याद रखना है, केवल इतना उतार लीजिए आप, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की बात है और ये इतना आप उतार लीजिए। ठीक है, ये सबसे छोटे और बड़े लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की बात हमने कर ली है। चलिए आगे एक बिंदु थोड़ा सा हम और समझते हैं। ये वीडियो पॉज कीजिए और इसको उतार लीजिए।
आगे देखिए आरक्षण। एक बिंदु और देख लीजिए, अनुच्छेद 330 आरक्षण का बिंदु और समझ लीजिए। लोकसभा में आरक्षण की बात आर्टिकल 330 में कही गई और आरक्षण के बारे में कहा गया कि ये कहता है एससी और एसटी के आरक्षण की बात। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का आरक्षण लोकसभा में कितना होगा, कैसे होगा, वो कहा गया है। प्रत्येक राज्य में प्रत्येक राज्य की जनसंख्या में एससी एसटी की जनसंख्या के अनुपात में और वहाँ पे आरक्षण प्रदान किया जाएगा लोकसभा में, ये प्रावधान इसमें किया गया है। और वर्तमान में अगर लोकसभा में आरक्षण की बातें करें हम कि कितनी सीटें आरक्षित है, तो अनुसूचित जाति एससी की सीटें आरक्षित कितनी है वर्तमान में? लोकसभा में एससी की आरक्षित सीटें हैं 84 और एसटी की आरक्षित सीटें कितनी है? वो है 47। ये आरक्षित सीटें हैं लोकसभा में एससी की और एसटी की। अगर हम बात करें कि लोकसभा में ये जो आरक्षित सीटें हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, एससी की सबसे ज़्यादा आरक्षित सीटें कहाँ पे हैं और एसटी के सर्वाधिक आरक्षित सीटें कहाँ पर हैं? तो सर्वाधिक आरक्षित सीटें एससी की तो सबसे ज़्यादा आरक्षित सीटें हैं यूपी में है और एसटी की सर्वाधिक आरक्षित सीटें मध्य प्रदेश में है। यूपी में ये सीटें 17 हैं एससी की और एमपी में एसटी की सीटें सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है 6 सीटें। फिर राजस्थान में बात करें कि राजस्थान में आरक्षित सीटें, और राजस्थान में आरक्षित सीटों की बात करें तो एससी की तीन सीटें आरक्षित है और 4 सीटें आरक्षित है। एससी की तो 4 सीटें आरक्षित है और 4 सीटें कौन कौन से आरक्षित है? गंगानगर, बीकानेर, भरतपुर और करौली धौलपुर। ये 4 सीटें हैं, जबकि एसटी की कितनी सीटें आरक्षित हैं? केवल 3 सीटें आरक्षित हैं। और 3 सीटें कहाँ की है? एक तो है दौसा, दूसरा है उदयपुर और तीसरा है डूंगरपुर बांसवाड़ा। ये आरक्षण कब तक रहेगा? तो अभी 104वां संविधान संशोधन हुआ, 104th अमेंडमेंट, उसके द्वारा आरक्षण की सीमा आर्टिकल 334 में चेंज किया गया और आरक्षण की सीमा 25 जनवरी 2030 तक बढ़ा दी गई है। ये ध्यान रखें आप। तो लिखें आप आरक्षण अनुच्छेद 330 लिखें। लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को प्रत्येक राज्य की जनसंख्या में उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण प्रदान किया गया है। आरक्षण प्रदान किया गया है। लिखें, अगली पंक्ति में लिखें। अनुसूचित जाति 84 सीटें, अनुसूचित जनजाति 47 सीटें, लिख लीजिए। फिर अगली पंक्ति में लिखें सर्वाधिक आरक्षित सीटें, तो लिख लीजिए अनुसूचित जाति उत्तर प्रदेश 17 कोष्टक में, अनुसूचित जनजाति मध्य प्रदेश 6 कोष्टक में, ऐसे कैसे उतार लीजिए। फिर राजस्थान में आरक्षित सीटें अगली पंक्ति में लिखें और ये ऐसे कैसे उतार लीजिए। अनुसूचित जाति 4 सीटें और ये 4 सीटें हैं, अनुसूचित जनजाति 3 सीटें और ये 3 सीटें हैं। ठीक है, फिर ये पॉज कीजिए वीडियो को और उसको लिख लीजिए।
अच्छा, महिलाओं की सीटें कितनी हैं लोकसभा में आरक्षित? तो महिलाओं का आरक्षण नहीं है, ये ध्यान रखें। लोकसभा में महिलाओं का आरक्षण केवल पंचायतों में है, नगर पालिकाओं में। चलिए अगली पंक्ति में लिखें, अनुच्छेद 334 में चेंज किया गया ना अभी, वो अमेंडमेंट लिख लीजिए। लिखें 104वें संविधान संशोधन, 104वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन कर यह प्रावधान किया गया, अनुच्छेद 334 में संशोधन कर यह प्रावधान किया गया कि यह आरक्षण 2030 ईस्वी तक, कि यह आरक्षण 2030 ईस्वी तक बढ़ा दिया गया है। 2030 ईस्वी तक, मूल संविधान में 1960 तक था, फिर 70 किया गया, फिर 80 किया गया, फिर 90, फिर 2000, फिर 2010, 2020, अब ये 2030 तक इसको बढ़ा दिया गया इस अवधि को। ठीक है, चलिए यहाँ तक हमने ये चीज़ें पढ़ी। उसके बाद में हम आगे क्लास में फिर इस बात को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। आगामी क्लास में हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद।